किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आज हमका जो हिस्ट्री का आपको जो सेट 3 है बच्चों, उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। चलिए आपको बढ़ाएंगे। और जितने भी जैक बोर्ड के बच्चे हैं, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आप लोग को, जितने भी आर्ट्स के बच्चे हैं, आप लोग सीधे PDF डाउनलोड नहीं किया कीजिए बच्चों। उससे क्या होगा, आप लोग का प्रिपरेशन खराब होगा। आप लोग पहले वीडियो को पूरा देखा करें। उससे क्या होता है, एक बार कोई भी चीज़ सुन लेने से वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। उसके बाद PDF डाउनलोड करके उसके बाद उसको प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार आप वीडियो को पहले देख लिया कीजिए पूरा। बहुत सारे बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखते, पिछले साल इसी कारण उनका मार्क्स खराब हुआ, क्योंकि PDF डाउनलोड करके जमा करने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो को देखिए, उससे आपके दिमाग में कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी। उसके बाद फिर तुरंत PDF डाउनलोड करके पढ़ा भी कीजिए, ठीक है। तो PDF कहाँ मिलेगा वीडियो में बता ही दूंगा। और चलिए हम लोग सॉल्यूशन पर पढ़ते हैं। देखो बच्चों, 40 मार्क्स का रहेगा। मैं फिर से बता दूं, 1.5 घंटे का एग्जाम है और लेंथी पेपर रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाथ लिखते लिखते थक जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है बिना लिखने का, बिना पढ़ने का, तो दिक्कत होगा। तो आप लोग इसलिए मैं कहता हूँ कि PDF डाउनलोड करने से पहले आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, लिखने का आदत डालिए, ठीक है। प्रश्न 1 से 7 तक 2 नंबर का रहेगा, फिर 8 से 14 तक 3 नंबर का रहेगा, और बाकी आपके फिर 5 नंबर के रहने वाले हैं, 15 से 19 तक। तो पेपर लेंथी रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन पार्ट पर पढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे 2 चैनल हैं, और पिछले साल यहाँ पे 1200 से ज़्यादा बच्चों ने 75% से ज़्यादा लाया है, 1200 से ज़्यादा बच्चों ने, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। चलिए हम लोग वीडियो पर चलते आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, अति लघुत्तरीय प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए मैं यहाँ पे जो नाम जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा तो वो मैं टिक कर दे रहा हूँ। बाकी ये वाला डेट आपका मतलब मैंडेटरी नहीं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अगर याद रहा, नहीं याद रहा तो छोड़ भी सकते हो। तो लिखो, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 सितंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। आप सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उससे भी चलेगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो देखिए 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ये दोनों चीज़ें जो रेड है, ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट कब हुआ था बच्चों। तो पूना पैक्ट आपको याद रहना चाहिए कि पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता दोनों एक ही कोई का नाम है। भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में, है ना, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखिए, पूना समझौता या पूना पैक्ट पूछे तो सेम ही आंसर होगा। और भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी, ये भी पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट में कौन कौन शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। 1857 की जो क्रांति का प्रतीक था वो चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह है ना 1857 की क्रांति का। तो देखिए, रोटी और खिलता हुआ कमल, रोटी और खिलता हुआ कमल इसका प्रतीक चिन्ह था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, है ना। तो 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को चुना गया था। याद रखिए कि प्रथम, आपको सिर्फ प्रथम पूछा है, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू लिखने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतने लिखिएगा कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के, आप डेट याद नहीं है तो डेट भी आप छोड़ सकते हो। मैंने सिर्फ लिख दिया है ताकि आप लोग पूरा याद रखें। अगर कहीं पूछ दिया डेट वोट तो ये सभी काम देंगे, है ना आपको। तो विनोबा भावे को चुना गया था। अब देखिए, अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था। देखो बच्चों, अकबर जो है 2 बार का जजिया कर समाप्त किया था। एक बार समाप्त किया था, फिर एक बार चालू करके फिर बंद किया था। तो सबसे स्टार्टिंग में उसने कब बंद किया था देख लीजिए। तो जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। इससे पहले जजिया कर किसी ने भी समाप्त नहीं किया था और जजिया कर चलते आ रहा था। जजिया कर क्या था बच्चों। तो जजिया कर होता है कि जो गैर मुस्लिम जितने भी समुदाय थे उनसे कर लिया जाता था, जितने भी गैर मुस्लिम थे, है ना। तो समझिए कि कैसे शासक थे। तो अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था, है ना। इसके बारे में लेंदी क्वेश्चन भी आता है कि वो कैसे मतलब कि धर्मनिरपेक्ष थे, है ना, धर्मनिशिष्ट कैसे थे। वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस रहेंगी, देखिएगा आगे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे। अब चलिए हम यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न पर एंट्री कर जाते हैं बच्चों, और देखते हैं 3 कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं बच्चों। तो याद रखिए कि 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया, जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। याद रखिए, 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था, इसी को 3 कठिया
संगठित पद्धति कहा जाता है। अब देखो कम्युनल अवार्ड क्या था बच्चों, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिक समस्या को हल करने में भारतीय असफल रहे। देखिए ये एक दोहरी नीति थी ब्रिटिश की, है ना, किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ें यहाँ पे कर देती थी घोषणा। देखो घोषणा कर दिया कि सांप्रदायिक जो समस्या है वो भारतीय असफल रहे उसको सुलझाने में, इसलिए सरकार इस समस्या का समाधान करेगी, सरकार करेगी। इस घोषणा में मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाई आदि को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देख लो यहाँ पे डेट भी दिया गया कि इसकी घोषणा इतना तारीख को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने की थी, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं। सांप्रदायिक पंचाट भी याद रखिए, इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन से आप लोग क्या समझते हैं बच्चों? 10th नंबर क्वेश्चन देखो कि विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की की सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गया। एक तरह से तुर्की राज्य छिन भिन्न हो गया, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर मदद की कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे देखो इस मतलब बात पर राजी हुए थे कि वो मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन वो करेंगे। देखो तो इसके बाद आप लोग का यहाँ पे विद्रोह होगा। देखो तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाला वादा खिलाफी को भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते हैं। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि जो तुर्की के सुल्तान के साथ किया गया वो इनको विश्वघात के रूप में लेगा। क्योंकि तुर्की के सुल्तान क्यों विश्वघात के रूप में लगा? देखिए क्योंकि तुर्की का सुल्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा था। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये इंपॉर्टेंट था। आप देखिए रॉलेट एक्ट पर एक टिप्पणी देना है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। तो आप लोग को मैं सारी चीज़ें ब्रीफ में आप लोग एक बार पढ़े हैं तो एक बार सुनते जाइए सिर्फ, कि भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए, देखो रॉलेट एक्ट जो था ना, इसी के अगेंस्ट में फिर बहुत सारी चीज़ें आगे हुई हैं, है ना, बहुत सारे आंदोलन थे। देखो भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत या बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। अब सोचिए बिना सबूत और बिना वारंट के कैसे गिरफ्तार किया जा सकता था, तो ऐसा इसमें था। महात्मा गांधी ने इसे काले कानून की संज्ञा दी और समाप्त करने की अपील की, और यदि इन्हें वापस नहीं लिया गया तो उन्होंने सत्याग्रह करने की भी बात कही। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? तो भारत में धन, देखो एक ही बार लिखना, भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1857 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा भारत अपने शासन की कीमत पर भारतीयों की संपदा को छीन रहा है। भारत में वसूले गए, है ना, राजस्व का 1/4 भाग भारत से बाहर चला जाता है। देखिए भारत का जितना भी राजस्व कर मतलब कि वसूला जाता था, उसके 1/4 बाहर में चल जाता था, जिसको ब्रिटिश सैनिकों के लिए चला जा रहा था। तो ये भी एक इसी को कहा गया है कि धन का निष्कासन, कि यहाँ के लोग काम करेंगे और बाहर को फायदा होगा। वेबल प्लान क्या था, चलिए देखते हैं। कि लॉर्ड लिंथगो के स्थान पर अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेबल को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड वेबल ने उस समय भारत में उपस्थित गतिरोध को दूर करने के लिए प्रयास किया। वे मार्च 1945 में विचार विमर्श के लिए इंग्लैंड गए। समझ में आ रहा है? उन्होंने 14 जून को भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रस्ताव, जिसे वेबल योजना कहा जाता है, को भारतीय जनता के लिए जारी किया। तो वेबल योजना के क्या क्या प्रावधान थे देख लीजिए एक बार, है ना। केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन करना, आप चाहो तो उतना दूर तक भी लिख सकते हो क्योंकि 2-3 नंबर का है, जिससे वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है, देख रहे हैं। तो केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन करना, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सदस्य भारतीय होंगे। इसमें थोड़े थोड़े यहाँ से अधिकार मिलना शुरू हुए थे। रक्षा को छोड़कर अन्य सभी विभाग भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में रहेंगे। देखिए अब चलिए आज़ाद हिंद फौज पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है तो देखते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या INA इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना, है ना, शस्त्र के साथ सेना का संगठन किया गया। इस फौज का गठन जापान में हुआ था। इसकी स्थापना भारत के क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने टोक्यो में की थी। और चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो ये याद रखिए कि इसको थोड़ा सा लेंदी में लिखना पड़ता है क्योंकि ये 5 नंबर के रहते हैं बच्चों, है ना। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, बहुत ही हॉट टॉपिक हैं, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। आप इसको अच्छे से कर लेना। जितने भी 5 मॉडल पेपर है बच्चों, उसको जितना अच्छे से लगा लोगे वही फ़ायदा है। अगर 5 मॉडल पेपर अगर आप अच्छे से लगाते हैं तो पास कन्फर्म हो जाओगे।
ठीक है। अगर अच्छे से कर लेते हो, जो इससे क्वेश्चन आ जाता है उसको कंफर्म बना लेना होगा तभी। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद फिर गेस्ट पेपर से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन पहले मॉडल पेपर को ही लगाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1857 की क्रांति की असफलता के मुख्य कारण, प्रमुख कारण निम्न है। मैंने बहुत सारे कारण दे दिए हैं, 7-8 कारण है, आपको सिर्फ 5 कारण लिख देना रहेगा, ठीक है। एग्जाम में सभी कारण 1-1 नंबर के रहेंगे, तो आप 1-1 नंबर के हिसाब से लिख दीजिएगा। अब देखिए संगठन और एकता का अभाव। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल रहने के पीछे संगठन और एकता का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा। इस क्रांति की ना तो कोई सुनियोजित योजना ही तैयार की गई, ना ही कोई ठोस कार्यक्रम था। इसी कारण यह सीमित और असंगठित बनकर रह गया। पहला कारण नेतृत्व का अभाव। क्रांतिकारियों के पास यद्यपि नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे आदि योग्य नेता थे, किंतु फिर भी इस आंदोलन का किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व नहीं किया, किसी एक आदमी ने नहीं किया था, और सभी बाइफरगेट इधर उधर, मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों में हो रही थी, है ना, जिस कारण से आंदोलन अपने उद्देश्य से पूर्णतः सफल नहीं हो सका, क्योंकि एकजुटता नहीं थी। परंपरावादी हथियार देखिए, क्योंकि हथियार भी तकनीकी रूप से नए नहीं थे। प्रथम तो स्वतंत्रता संग्राम से भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक, देखिए वही लिख रहा है, हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज सैनिक पूर्णतः आधुनिक हथियार के व गोला बारूद का उपयोग कर रहे थे, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए कि 50 कोई तलवार लेके दौड़ेगा, ठीक है, और उधर से एक तोप चलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, कितना भी जनसंख्या में लड़ने जाए एक बारूद से सभी उड़ेंगे। तो वही इनका उपयोग करते थे, जबकि अंग्रेजी सैनिक की संख्या ज़्यादा नहीं थी। भारतीय सैनिक अपने परंपरागत हथियार तलवार, देखिए वही चीज़ लिखा हुआ, तीर कमान भाले बर्छे आदि के सारे युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे, जो उनकी पराजय का कारण बना। तो वही चीज़ है, जबकि सोचिए वो विदेश से आए थे तो कितने सैनिक होंगे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए सामंतवादी स्वरूप, चौथा कारण मैं बता रहा हूँ कि 1857 के संग्राम में एक और अवध, रुहेलखंड आदि उत्तरी भारत के सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी ओर पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह के उन्मूलन में अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग दीजिए। देखिए यहीं पर फूट मत था, कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो ये सभी साथ भी दे रहे थे, है ना। तो इससे क्या हुआ, इस तरह यह स्वतंत्रता संग्राम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। 5वां कारण देखिए, आप चाहे तो 5 कारण नहीं लिख सकते एग्जाम में। क्रांतिकारियों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करने के बावजूद भी बहादुर शाह के लिए यह क्रांति उतनी ही आकस्मिक थी जितनी कि अंग्रेजों के लिए यह थी, है ना। यही कारण था कि अंततः बहादुर शाह को लेफ्टिनेंट हेडसन, है ना, हडसन ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति, देखिए ये 6ठा कारण है कि 1857 की क्रांति का असफलता का एक बड़ा कारण यह भी है था कि यह क्रांति समय से पूर्व ही आरंभ हो गया, ठीक है, तैयारी भी अच्छी से नहीं हुई थी। यदि यह क्रांति एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत लड़ी जाती तो इसकी सफलता के अवसर ज़्यादा होते। इसी कारण आंदोलन के प्रचार प्रसार में भी क्रांतिकारी नेतृत्व असफल रहा, मतलब सभी लोग के दिल में आग भड़का भी नहीं था कि कुछ लोग लड़ गए थे। इसका असर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम पर गहराई से पड़ा। अब देखिए स्थानीयता, 1857 की क्रांति में स्थानीय उद्देश्य होने से आम भारतीयों का व्यापक जुड़ाव इसमें नहीं हो सका। इस समय केवल उन्हीं शासकों ने क्रांति में हिस्सा लिया जिनके हित सामने नजर आ रहे थे, मतलब जिनको घाटा हो रहा था, जिनको फायदा हो रहा था वो छोड़ दिए थे, भले ही अंग्रेज उनको पुटिया के रखे थे अपने तरफ, है ना, कि कुछ जान रहे होंगे आप लोग कि कुछ लालच देते थे और वो इधर इसके तरफ हो जाते थे। 1857 की क्रांति की असफलता का यह भी एक कारण था। अब देखिए 8वां कारण भी मैंने लिख दिया, संपर्क भाषा का अभाव, कि 1857 की क्रांति की असफलता के महत्वपूर्ण कारण क्रांतिकारियों में संपर्क भाषा का अभाव था। देखो 8-9 कारण अगर आप पढ़ के रखिएगा तो 5 कारण कन्फर्म याद रहेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के रखिए। तत्कालीन समय में अंग्रेजों की एक भाषा थी जिसका उद्देश्य वे सूचना संदेश पहुंचाने में करते थे, किंतु एक राष्ट्रभाषा के अभाव में भारतीयों में एक राष्ट्रभाषा नहीं थी, है ना, उस समय, जबकि अंग्रेजों में सिर्फ अंग्रेजी चलता था। तो भारतीय क्रांतिकारियों के बीच आपसी सूचनाएं समय पर पहुंचने में भी संदेशों से वे परिचित नहीं हो पाते थे, है ना, अच्छे से बातचीत पत्राचार नहीं हो पाता था। 1857 की सफलता का यह भी महत्वपूर्ण कारण था। देखिए 9वां में दिया है सीमित क्षेत्र। कुछ विद्वानों का मत है कि क्रांति का सीमित क्षेत्र था। नर्मदा के दक्षिण में सिंध, राजपूताना और पूर्वी बंगाल में उसका कोई प्रभाव नहीं था। यह प्रदेश ऐसे प्रदेश थे जो दूर थे, इनमें केवल पंजाबी ऐसा था जो सहयोग प्रदान कर सकता था, परंतु सिखों ने इस समय अंग्रेजों का साथ दिया, देखिए, और अधिकांश को शस्त्रहीन करवा दिया था। परंतु विद्वान इसे सफलता का कारण पर एक मत नहीं है, उनकी दृष्टि से अनुशासन और संगठन आवश्यक था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत में कृषि के व्यावसायीकरण पर आपको प्रकाश डालना है। तो देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में एक विकासशील प्रवृत्ति देखिए, यहाँ पे देखिए व्यावसायीकरण का मतलब बोल रहा है किस तरह से कृषि में मतलब कि विकास हुआ। भारतीय कृषि में व्यावसायीकरण का उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चिन्हित विशेषता थी। अभी तक कृषि व्यवसाय उद्यम से दूर थी, अब वाणिज्यिक कृषि विचार से कृषि प्रभावित होने लगी। कृषि के व्यावसायीकरण के तहत कुछ विशेष फसलों को उगाए जाने
लगा जिससे कुछ ज़्यादा फायदा हो। ऐसी फसलों की प्रस्तुतियों का एकमात्र उद्देश्य गांव में खपत के लिए नहीं था, बल्कि इनका उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बिक्री के लिए किया जाता था, है ना। वाणिज्यिक फसलें जैसे कपास हो गई, जूट हो गई, मूंगफली, तिलहन, गन्ना, तंबाकू आदि खाद्यान्न मतलब जितने भी खाने चीज़ें की वस्तुएं तुलना में अधिक पारिश्रमिक वाले थे। हालांकि इतिहासकारों ने इस बात का विरोध किया है कि चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि के अपने उच्चतम स्तर पर व्यवसायीकरण के रुझान का विस्तार हुआ, जो व्यापक बाजार में बेचने के लिए तैयार किए गए थे। ठीक है, तो देखिए इतिहासकार का अपना अपना मत है कि यहाँ पे इनका विरोध है कि वो चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि का भी उच्चतम स्तर पर व्यवसायीकरण का रुझान था, जबकि खाद्यान्न चीज़ों पर थी, है ना। ये इनका मानना है, जो व्यापक बाजार के व्यवसायीकरण के लिए जिम्मेदार थे। मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, प्रतिस्पर्धा मतलब भी होने लगा। देखिए प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, और अनुबंध द्वारा रीति रिवाज और परंपरा का प्रतिस्थापन, आंतरिक और बाहरी व्यापार की वृद्धि भी हो रही थी। एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का उदय आदि कृषि के व्यवसायीकरण के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि भारतीय का बात किया जाएगा। हालांकि भारतीय किसानों के लिए व्यवसायीकरण एक मजबूर प्रक्रिया थी। आप लोगों को पता होगा कि ये व्यवसायीकरण में जो इनको मतलब कि जो इनका पेट भरे सिर्फ वही फसल उगाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के दबाव था कि वो वैसे फसल उपजाएं जो अंग्रेजों को बेचकर मतलब कि ज़्यादा फायदा हो, मुनाफा हो। राज्य की अत्यधिक भूमि राजस्व मांगों की पूरा करने और साहूकारों द्वारा लगाए गए ब्याज की उच्चतम दरों, देखिए वही लिखा है, किसानों को व्यवसायीकरण की ऐसी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मजबूर करने लगा। सभी लोग दबाव डालते थे, जमींदार लोग, है ना। व्यवसायीकरण की इस प्रक्रिया से काश्तकार को अपनी फसल का एक हिस्सा बाजार में पहुंचाना पड़ा, और जो कुछ भी मिला उसे कीमतों में बेच देना पड़ता था। देखिए इतने अच्छे फसल उग जाते थे, लेकिन सही कीमत इनको नहीं मिलता था। इसके अलावा भारतीय कृषि व्यापक रूप से भारतीय किसानों में उतार चढ़ाव से प्रभावित थी। वर्ष 1860 के केराउ के उछाल ने कीमतों को बढ़ा दिया, लेकिन ज़्यादातर ने बिचौलियों को लाभ पहुंचाया। देखिए किसान को फायदा नहीं हो रहा था, बिचौलिए मतलब बीच वाले, इससे भयानक अकाल पड़ा। हालांकि कृषि में आधुनिकीकरण या व्यवसायीकरण ने देश में उत्पादन स्तर को नहीं बढ़ाया, बल्कि इससे देश में आर्थिक व्यवधान आ गया, मतलब कि देश में आर्थिक कमी आने लगी। भारत ने ब्रिटिश शासकों ने एक औद्योगिक देश के रूप में भारत की कल्पना नहीं की थी, बल्कि ब्रिटिश शासकों ने जानबूझकर भारत का औद्योगिकीकरण करने के लिए नीतियों का पालन किया। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को परिवर्तित करना और ब्रिटेन को औद्योगिकीकरण के लिए कच्चे माल प्रदान करने वाले, देखिए यहाँ से माल मतलब कि सामान को तैयार करना और वहाँ से कच्चे माल के रूप में फैक्ट्रियों में भेजने के लिए वो यहाँ पे करवा रहे थे। उनका यहाँ पे विकास करने का कोई शौक नहीं था। ठीक है, कृषि फार्म के रूप में संरक्षित करना था, वह पूरी तरह से आर्थिक शोषण था। समझ रहे हैं, आर्थिक शोषण सिर्फ यहाँ पे कर रहे थे, जिसके कारण ब्रिटेन ने सड़क, रेलवे, टेलीग्राम लाइन, पोस्ट, संचाई प्रणाली इत्यादि का निर्माण किया। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन आधुनिक उद्योगों के निर्माण ने भारत में आधुनिक उद्योग की शुरुआत के लिए भौतिक आधार प्रदान किया, लेकिन इससे कुछ फायदा इंडिया को भी हो गया, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे निर्माण से आगे देखिए व्यावसायिक लाभ कुछ हुआ। भारत में रेलवे के निर्माण ने कई अन्य उद्योगों की वृद्धि को प्रेरित किया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर वर्णन करना है। तो कांग्रेस कार्य समिति ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, कार्य समिति ने महात्मा गांधी को प्राधिकृत किया कि वे स्वयं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए समय, स्थान तथा विषय के निर्धारण करें। गांधी जी द्वारा दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करने को आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया, क्योंकि सरकार ने इस अति आवश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था, नमक को, और उस पर करारोपण किया था। ठीक है, कर लगा था, जिससे गरीबों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। आप लोगों को पता होगा, कर नमक वाला सेट 2 में आपको क्वेश्चन था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। स्टार्टिंग में 80 था, लेकिन बाद में देखिएगा कितना भीड़ हो जाएगा। 24 दिनों की लंबी यात्रा के उपरांत उन्होंने 5 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। देख रहे हैं, नमक कानून को तोड़ने से औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हो गया। तो यहीं पे ये टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए निर्दिष्ट निम्नलिखित कार्यक्रम थे: नमक कानून अथवा अन्य कानूनों का उल्लंघन, भू राजस्व लगान या अन्य करों का भुगतान न करना, कानूनी अदालतों, विधानमंडल चुनाव, सरकारी समारोह, सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार तथा विदेशी कपड़ों का, है ना, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों को बेचने वाले दुकानों पर धरना देना, व्यापक हड़ताल। तो यहाँ पे बहुत सारे बदलाव हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, वही मैं कह रहा था। व्यापक हड़ताल और प्रदर्शनों का संयोजन करना, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना तथा नागरिक, सैनिक तथा पुलिस सेवा में शामिल ना हो। जनता ने उपयुक्त कार्यक्रम का बड़े उत्साह से अनुपालन किया। संयुक्त प्रांत और गुजरात से कर न देने का अभियान भी शुरू हो गया था। रूढ़िवादी और कुलीन परिवार की हजारों महिलाएं अपने घर की चारदीवारी लगाकर
बाहर निकल आई लड़ने के लिए, है ना, आंदोलन करने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गिरफ्तार होने और जेल के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने, है ना, सभी लोग निकल आई। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सामान्यतः सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी खुदाई खिदमतगार संगठन के ध्वज और अपने स्वयंसेवकों के साथ इस आंदोलन में अत्यंत सक्रिय भाग में भी भाग लिया। क्या नाम आया, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, यह स्वयंसेवक लाल कुर्ती पहने होते थे। आगे देखिए, अपनी पोशाक के कारण ही ये लाल कुर्ती के रूप में विख्यात भी हुए। 1 साल से कम समय में ही इस आंदोलन के चलते देखिए अब कितने लोग जुड़ गए। वही मैं कह रहा हूँ कि 60,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। उत्तर पूर्व में मणिपुरी के जनजातियों के लोग भी, है ना, इस आंदोलन में सम्मिलित हुए तथा युवा नागा, है ना, महिला रानी मैडल्यूलिन ने अपने नागा साथियों के साथ ही साथ, देखो इतना लंबा मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोग पढ़ लो और उसके बाद आप लोग एग्जाम में कुछ ना कुछ याद रह ही जाएगा, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से यही फ़ायदा है। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को यथावत उत्पीड़नकारी तरीकों से दमन करने का प्रयास किया। जून 1930 में कांग्रेस और उसे संगठित संगठनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया तथा महात्मा गांधी व अन्य सभी कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समाचार पत्र पुलिसों के दर्जनों गोलीकांडों से संबंधित समाचार प्रकाशित नहीं कर सकते थे। इन घटनाओं में बहुत सारे लोग मारे गए। करों का भुगतान न करने के कारण हजारों लोगों को निजी संपत्तियां और जमीनें जब्त कर ली गई, है ना, क्योंकि जमींदार छीन लेने लगे। इनविता संपूर्णकारी और सरकारी दमन के बीच जब आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था, उसी समय वायसराय ने कांग्रेसी नेताओं को रिहा करने की पहल करके महात्मा गांधी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, है ना। इसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ठीक है, बहुत लंबी कहानी है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस जी की भूमिका का वर्णन करना है तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत देश में चल रहे असहयोग आंदोलन से की थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता हासिल की। 20 जुलाई 19 देखिए ये सारे एक ही लाइन में होंगे, थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो जाता है। 20 जुलाई टाइपिंग के समय 1921 को उनकी मुलाकात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से भी हुई, लेकिन वैचारिक समानता न होने के कारण उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर बंगाल, है ना, आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। उनके अंदर असीम साहस, अनूठे शौर्य और अनूठी संकल्प शक्ति का अनंत प्रवाह विद्यमान था। उन्होंने वर्ष 1921 में अपने क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों का संचालन करने के कारण उन पहली बार 6 माह जेल जाना पड़ा। इसके बाद वो देखिए सारी चीज़ें उनकी जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, अंग्रेजी अत्याचारों और प्रताड़नाओं को झेलने का सिलसिला चल रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने 11 बार जेल जाना पड़ा। सुनिए, इसके साथ ही 11 बार जेल गए थे। इसके साथ ही उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा कई बार लंबे समय तक नज़रबंद भी रखा गया। मतलब देखा जाता था कि कहीं गए तो नहीं है, इतना डर था अंग्रेजों को इनसे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपने इरादों से कभी भी टस से मस नहीं। उनके लिए उन्होंने कई बार अंग्रेजों को आंखों में धूल भी झोंक दी। देखिए उनको मतलब धूल झोंक के निकल जाते थे और अंग्रेजी शिकंजे से निकल भागे। 1939 में गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, ठीक है, फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस शोध पत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने के आज़ादी से योगदान का प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब देखिए अगला जो लास्ट क्वेश्चन है कि अकबर की धार्मिक नीति का विवेचना करें। ये मैंने पिछले बार भी बता दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं फिर से कि अब अकबर प्रथम सम्राट था जिसकी वैचारिक विचारों में कर्मिक विकास दिखाई पड़ता है। इस विकास के 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम काल, इस काल में अकबर इस्लाम का धर्म का कट्टर अनुयायी था शुरू में, जहाँ इसने इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया। वहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोजे रखना, मुल्ला मौलवियों का आदर करना जैसे उनके मुख्य इस्लामिक कृत्य थे। अब बाद में देखो द्वितीय खंड में क्या होता है, अकबर का यह काल धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी काल था। 1975 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। उसने 1578 ईस्वी में इबादत खाने को धर्म संसद बदल दिया। उसने शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया। अगस्त सितंबर 1979 ईस्वी में महजर की घोषणा कर अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बन गया। महजरनामा का प्रारूप शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। उलेमाओं ने अकबर को इमाम आदिल घोषित कर विवादास्पद कानूनी मामले पर आवश्यकता अनुसार निर्णय का अधिकार दिया। अब देखो तृतीय खंड में इस काल में अकबर पूर्ण रूपेण दीन इलाही अनुरुक्त हो गया। अब देखिए इस्लाम धर्म में उनकी निष्ठा कम हो गई, है ना। हर रविवार की संध्या को इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग एकत्रित होकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद किया करते थे। इबादत खाने की पारंपरिक दिनों में शेख, पीर, उलमा यहाँ धार्मिक वार्ता है, तो अब यहाँ से ये थोड़ा सा उदारपन दिखाने लगे थे। परंतु कालांतर में अन्य धर्मों के लोग जैसे कि ईसाई,
जरतुस्त्रवादी है ना, हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी, सूफी आदि को इबादत खाने में अपने अपने धर्म के पत्र को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा है ना। इबादत खाने में होने वाले धार्मिक वाद विवादों में अबुल फजल की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखो मैंने सारे सॉल्यूशन करा दिए हैं बच्चों। आपको PDF अगर डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को पता होगा सभी को, जब सभी लोग को मालूम है, बोर्ड आभा जैक बोर्ड जो नाम है, बोर्ड आभा जो चैनल का नाम है बोर्ड आभा, सर्च मारिएगा टेलीग्राम में बोर्ड आभा, अब ब्रैकेट में फिर है जैक बोर्ड, इसी के आगे लिखा हुआ है जैक बोर्ड, जैक बोर्ड, ठीक है। और ऐसे करके सर्च मार लीजिएगा। और एक आप लोग के लिए स्पेशल भी बना दिया है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, वो भी आप सर्च मार सकते हैं, लिखिएगा जैक बोर्ड, दोनों में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जैक बोर्ड क्लास 12th चैम्प्स, ठीक है, क्लास 12 चैम्प्स, तो उसमें भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सभी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।